नमस्कार दोस्तों, G9 क्लास के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत हमारे चल रहे थे वर्ण विचार। अब वर्ण विचार हम पढ़ चुके हैं कि स्वर कितने होते थे, वर्ण कितने होते थे। अब आज है जो हमारा चैप्टर है उसमें यानी वर्ण विचार है, उसका उच्चारण स्थान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए क्या था, वर्ण विचारों में हमने वर्णों को पढ़ लिया था। अब ये जो हमारा चैप्टर है वो यानी स्वर कितने थे, वर्ण कितने होते, व्यंजन कितने होते, संपूर्ण, इसके बारे में जो आप जो रीट लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हमारा। विशेष इसलिए है ये क्योंकि इससे एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो हमने क्या पाया था कि संस्कृत भाषा के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 9, अर्थात संस्कृत भाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होती है और संस्कृत वर्णमाला है उसके अनुसार जो यानी स्वर माने गए हैं 13। अब देखो, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है 9, 11, 13 या 14। तो क्या करते हैं आप, उसके अनुसार यानी भाषा के अनुसार स्वरों को माना गया है 9 और संस्कृत वर्णमाला है उसके अनुसार जो स्वरों को माना गया है 13। अगर सीधा सा आपको स्वर पूछा जाए और उसमें यह आंकड़ा नहीं दिया जाता तब हम मानेंगे इसको 13। और पाणिनि शिक्षा है उसके अनुसार स्वरों को जो माना गया है 21 या 22। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों को माना गया 21 या 22 माना गया। और संस्कृत भाषा में व्यंजनों को माना गया है यानी 33। यानी भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो व्यंजन थे 33, लेकिन पाणिनि शिक्षा अनुसारम व्यंजनानि 42, अर्थात पाणिनि ने अपनी शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या मानी है 42। तो इसी प्रकार से हमारे टोटल वर्ण कितने हुए संस्कृत भाषा के अनुसार वर्णों को देखा जाए तो यानी 9 स्वर प्लस में 33 व्यंजन, यानी 9 तो भाषा की दृष्टि से स्वर हमने पहले पढ़ा था कि 9 स्वर प्लस में 33 व्यंजन यानी 42 हुए। और संस्कृत वर्णमाला है उसके अनुसार देखा जाए तो 13 ये स्वर और 33 हमारे व्यंजन यानी 46 हुए। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर यानी जो हमारे वर्ण है उसको माना यानी 21 और 22 स्वर माने और 42 आपके व्यंजन, तो हमारे हुए 63 या 64। अर्थात 21 मानेंगे तब तो 63 होंगे और 22 मानेंगे तब ये होंगे हमारे 64। ये हुए हमारा पीछे का चैप्टर वर्ण विचारों का। अब देखो, इन अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान है वो उच्चारण, अर्थात कोई भी शब्द हम बोलते हैं वो किस प्रकार से बोला जाता है, कहां से उसकी जो यानी उच्चारण किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तो क्या था कि हम अब हमारा जो चैप्टर चलेगा वर्ण उच्चारण स्थानम, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान, अर्थात वर्ण है उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, कहां से किया जाता है। कुछ वर्ण होते हैं उसको नाक के द्वारा बोलते हैं, कुछ कंठ, कुछ तालु, कुछ होष्ठ उसके द्वारा करते हैं। तो क्या है, वर्ण से उत्पत्ति स्थानम उच्चारण स्थान भवति। इसका अर्थ हुआ किसका कि वर्णों के जो उच्चारण स्थान है इसका अर्थ हुआ वर्ण से उत्पत्ति स्थानम उच्चारण स्थानम भवति, कि वर्णों के उत्पत्ति ही यानी उसके स्थान का उच्चारण स्थान होती है। अर्थात क्या है कि वर्णों की उत्पत्ति यानी जो स्थान है वही उसका उच्चारण स्थान है। सामान्यतः संख्या की दृष्टि से देखा जाए यानी संख्या अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो सामान्यतः या मूलतः उच्चारण स्थान यानी 7। किस अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए सामान्य रूप से या मूल उच्चारण स्थान होते हैं 7। लेकिन पाणिनि अनुसार यानी पाणिनि ने क्या किया, अपनी शिक्षा के अनुसार यानी उच्चारण स्थान माने हैं 8। कौन से 7 तो यही थे, लेकिन एक और मिला दिया इसमें उर्स, अर्थात जो यानी हमारे उच्चारण स्थान को एक और ले लिया, इसमें उर्स के माध्यम से जो उच्चारण स्थान होता है उसको। अब क्या है, संस्कृत वर्णमाला कुल उच्चारण स्थान यानी 11, कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कुल उच्चारणों के स्थान है वो माने गए हैं 11। यानी क्या था, 11 माने गए हैं।
अब देखो, अब उच्चारण स्थान 11 माने गए, उसमें कौन कौन से? प्रयत्न और यत्न। यानी ये क्या है? अब देखो, इसको परिभाषा दी गई है, वर्ण से उच्चारण यानी विशेष प्रयास प्रयत्न व यत्न कथेति, कि वर्णों के उच्चारण का जो विशेष प्रयास किया जाता है, यानी उसी को ही प्रयत्न या यत्न कहते हैं। अब देखो, मुख्य रूप से यानी प्रयत्न से यत्न भेदा, प्रयत्न और यत्न के कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 अभ्यंतर और बाह्यंतर प्रयत्न, यानी बाह्य यानी कुछ शब्द होते हैं, उसको उच्चारण स्थान है वो यानी अलग अलग किया जाता है, तो उसके लिए इसमें अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, ये इसके मुख्य 2 उच्चारण स्थानों के जो स्थान माने गए हैं वो किस प्रकार से हैं। अब देखो आगे। हाँ, तो क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि यानी प्रयत्न है उसके यानी कितने भेद होते हैं? 2 अभ्यंतर और बाह्यंतर। अब देखो, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, अब इसके अंतर्गत क्या? वर्णोच्चारणात् पूर्व प्रयास, यानी वर्णों के उच्चारण से जो पहले प्रयास किया जाता, अर्थात उच्चारण से तात्पर्य ये हुआ कि वर्णों के उच्चारण यानी नाभि से यानी कंठ है उसके उच्चारण से पहले जो प्रयास किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अब देखो, अभ्यंतर प्रयत्न है, इसको भी आगे जाकर के 5 भागों में बांट दिया गया, अर्थात ये ऐसे कौन कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है हम नाभि से लेकर के कंठ है उससे पूर्व किया करते हैं, उसको हमने 5 भागों में इसमें बांट दिया गया। स्पष्टम और स्पष्टम और ईसत विवर्तम और विवर्तम और समवर्तम, यानी ये इसके 5 भाग हैं जो बना दिए गए, अर्थात ऐसे कितने सारे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान है जो क्या करते हैं कि यानी नाभि से लेकर के कंठ है उससे पहले उच्चारण करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात इसकी सीधी से यही बात है कि जो भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान करने से पूर्व हम पूर्व करते पहले जो हम प्रयास करते हैं वो उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। अब देखो, ये 5 भेद हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण है उसको सम्मिलित किया गया है। हाँ, तो क्या था, हमारा जो अभ्यंतरम प्रयत्न था उसको 5 भागों में बांटा गया, अर्थात पहला था सस्पष्टम, यानी सस्पष्टम प्रयत्न स्पर्श नामा कहता मैं पर्यंतम, कि यानी सस्पष्ट प्रयत्न है उसमें स्पर्श हमारे जो व्यंजन पढ़े थे हमने उसको सबको इसमें सम्मिलित किया गया। कहता मैं यानी कै से लेकर के मैं तक के हैं वो सारे हमारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना इसके अंतर्गत, यानी कू, चू, टू, तू, कू, यानी ये 25 जो व्यंजन हमने पढ़े थे वो स्पष्ट यानी प्रयत्न के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। स्पष्टम इसके अंतर्गत क्या है? स्पष्टम अंतस्थ स्थानम यणम, यानी क्या है कि इसके अंतर्गत है जो अंतस्थ वर्ण थे हमारे, यानी स्वरों में हमने पढ़े थे अंतस्थ कौन कौन से थे? ये, व, र, ल, यानी क्या है इसमें इस 4 को सम्मिलित किया गया है। और विवर्तम इसके अंतर्गत कौन से? उस्माना, सल, उसमें व्यंजन पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे? स और है, ये जो हमने इसमें पढ़े थे इसको यानी ईसद विवर्तम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और विवर्तम इस सवराणाम विवर्तम सवराणाम, यानी इसके अंतर्गत विवर्तम के अंतर्गत सारे हमारे जो स्वर थे उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। उसमें ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुप्त स्वर, सारे स्वर है जो इसके अंतर्गत आएंगे। और समवर्तम इसमें ह्रस्व स्वर से प्रयोग है समवर्तम, इसमें मात्र ह्रस्व स्वर, ऋस्व स्वर कौन सा था? ऐ, इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से हमारा अभ्यंतर है प्रयत्नम जो 5 प्रकार थे जिसमें इन यानी वर्णों को सम्मिलित किया गया, अर्थात इस 5 प्रकारों में यानी 5 प्रकार थे, इसमें हमारे सारे ये वर्ण है जो सम्मिलित किए गए थे।
अब जो हमारा अगला है यानी बाह्य परियतन, वो कौन सा है उसके बारे में देखो। हाँ, तो क्या था कि अब हमारा जो दूसरा भेद था वो बाह्य परियतन, यानी बाह्य परियतन किसे कहते हैं? वर्णोच्चारणात् पश्चात प्रयास, यानी वर्णों के उच्चारण के पश्चात जो प्रयास किया जाता है उससे बाह्य परियतन कहते हैं। बाह्य परियतन है भेदा। अब देखो वर्णों का उच्चारण है, उसके यानी बाद उच्चारणों के बाद जो प्रयास करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? बाह्य परियतन कहते हैं। अब बाह्य परियतन है उसके भेद, उसके मुख्य रूप से यानी कितने भेद माने हैं? 11 भेद माने हैं। उसमें नंबर 1 विवरा, नंबर 2 सवारा है, और नंबर 3 समासय, और नंबर 4 नादा, 5 घोष, और 6 पर अघोष, और था 7 पर अलप प्राण, और 8 पर महाप्राण, और 9 पर उदात्त, और 10 पर अनुदात, और 11 पर सवरित है। यानी ये हमारे 11 भेद थे, वो बाह्य परियतन के थे। अब देखो इस बाह्य परियतन के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जो वर्ण है अर्थात उसको सम्मिलित किया गया, कौन कौन से स्वर और वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं वो देखो। अब आगे हमारे जो बाह्य परियतन थे उसके हमने 11 भेद पढ़े थे। उसमें किस किस वर्णों को सम्मिलित किया? विवाद समास अघोष में वर्ग वर्णों का यानी पहला और दूसरा वर्ण स, स और विसर्ग। अब देखो वर्ग वर्णों का पहला दूसरा वर्ण कौन सा होता है? जैसे क, इसका दूसरा वर्ण क्या गया? ख, च, इसका दूसरा वर्ण क्या गया? छ, प, इसका दूसरा वर्ण क्या गया? ठ, त, इसका दूसरा वर्ण क्या गया? यानी थ, और प, इसका दूसरा वर्ण क्या गया? फ। इसको और जो वाक्य के अंत में अभी विसर्ग का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से स, इसको और वाक्य के अंत में जो विसर्ग का प्रयोग करते हैं उसको। और संवार और नाद और घोष इसमें वर्ग वर्णों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और ये है, ये, व, र, रि, ल और अनुस्वार को सम्मिलित किया है इसमें। अब देखो वर्ग वर्णों का तीसरा वर्ण यानी इसका तीसरा वर्ण क्या हो गया? घ। और इसी का क्या वर्ग उत्थान है उसमें हमने पहले पढ़ा था, उसका चौथा वर्ण घ और अड़, इसको अर्थात इसी प्रकार से इसमें जय, जय, इसमें था ना इसको झ और ये, और इसमें टैठ है में इसमें तीसरा वर्ण कौन सा आता है? यानी ठ और ढ और अण, और इसमें तय वर्ग में यानी ड और ध और न, और इसी प्रकार से पय वर्ग में यानी ब और भ और म। ठीक है, ये हो गए। और साथ में है, ये, व, र, ल, और साथ में क्या इसका अनुस्वार का जिसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं उस वर्णों को संवार और नाद और घोष में सम्मिलित किया गया। अब देखो अलप प्राण, अलप प्राण में वर्ग वर्णों का पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखो जैसे इसका पहला वर्ण क्या हुआ? क, और इसी का ही जो तीसरा वर्ण है वो यानी पै का इसमें ग और पांचवा अड़ यानी ये। इसी प्रकार से इसमें क्या है कि च और यानी इसका तीसरा वर्ण। देखो हमने वर्ग वर्णों थे उसमें जो व्यंजन पढ़े थे उसमें इस प्रकार से पढ़े थे कि पहला वर्ण कौन सा होता, दूसरा तीसरा कौन सा होता, यानी इसमें च और छ और पांचवा यानी ये। इसी प्रकार से क्या था कि हमारा ट वर्ग था, इसमें भी कौन सा? पहला ट और तीसरा कौन सा आ गया इसमें? यानी ठ और पांचवा आ गया इसमें अड़। इसी प्रकार से क्या था? तय वर्ग था, तय वर्ग में यानी पहला तय और तीसरा यानी इसका क्या था? ध और पांचवा क्या था? न। इसी प्रकार से यानी प और इसका यानी तीसरा क्या था? भ, और इसी का ही जो यानी अगला वर्ण अंतिम वर्ण क्या आता है? यानी मैं, और साथ में क्या? ये, व, र, ल और अनुस्वार, इनको मिलाकर के इसमें सम्मिलित किया गया तो ये हो गए। और महाप्राण, महाप्राण यानी जो ध्वनि थी उसमें वर्ग वर्णों का दूसरा, चौथा यानी सभी का यानी क्या? दूसरा ख
और च का दूसरा वर्ण क्या होता है? छ। और यानी ट का दूसरा वर्ण क्या होता है? ठ। और यानी साथ में इसके कौन सा चौथा वर्ण है उसको सम्मिलित किया गया इसी के अंतर्गत, अर्थात इसका चौथा वर्ण और स है ये आते हैं। और यानी उदात्त इसमें क्या है? अनुदात्त इसमें सम्मिलित सवर व स्वरा। अब इसमें क्या किया गया? सभी स्वरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। स्वर हमने पढ़े थे, यानी ह्रस्व स्वर भी थे, दीर्घ स्वर भी थे और प्लुत स्वर थे, इसको मिलाकर के इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।